जरा सोचिए, एक ऐसे आइडिया के बारे में जो इतना पावरफुल हो कि बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दे और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दे। यूरोप में ये आइडिया था राष्ट्र का। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये रेवोल्यूशनरी आइडिया आया कहां से और इसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए कैसे बदल डाला। ये जो तस्वीर है ये 1848 की है और ये एक सपना दिखाती है। इसके आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जहां लोग किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि अपने देश के, अपने राष्ट्र के नागरिक हों। यहां हम देख सकते हैं कि अलग अलग राष्ट्र एक साथ मार्च कर रहे हैं, जो एक नए दौर का सिंबल है, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का दौर। लेकिन देखिए, सपना एक बात है और हकीकत दूसरी। तो सवाल यह है कि यह खूबसूरत सा आइडिया एक पेंटिंग से निकलकर इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया जिसने साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने खुद को एक राजा के बजाय एक राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखना शुरू कर दिया। चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस रेवोल्यूशनरी आइडिया का असर ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसे ये बदलने वाला था। एक ऐसी दुनिया जो राष्ट्रों पर नहीं बल्कि साम्राज्यों पर बनी थी। 18वीं सदी में यूरोप का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं, बल्कि ये हैब्सबर्ग जैसे विशाल साम्राज्यों का एक पैचवर्क था। इन साम्राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उनके कल्चर्स अलग थे। उन्हें बस एक ही चीज एक साथ बांधती थी, अपने सम्राट के प्रति वफादारी। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे ये पुराने साम्राज्य जहां एक सम्राट का राज था और लोग उसकी प्रजा थी, और दूसरी तरफ था ये नया रेवोल्यूशनरी आइडिया राष्ट्र राज्य का। यहां असली पावर नागरिकों के हाथ में थी, जो एक कॉमन आइडेंटिटी और इतिहास से जुड़े हुए थे। और फिर 1789 में एक चिंगारी भड़की जिसने आग लगा दी। वो थी फ्रांसीसी क्रांति। इसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को एक जबरदस्त हकीकत में बदल दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, उन्होंने लोगों की पहचान बदल दी। उन्होंने ला पेट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक जैसे आइडियाज दिए। शाही झंडे की जगह तिरंगा आ गया, सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बना दिया गया। ये एक तरह से एक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट था। और फिर आया नेपोलियन, और ये इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। वो खुद एक सम्राट था, लेकिन उसने पूरे यूरोप में क्रांति के विचार फैला दिए। उसकी जो नेपोलियन संहिता थी, उसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए और कानून के सामने सबको बराबर बना दिया। उसने राजशाही को कमजोर किया और ऐसा करते हुए अनजाने में ही राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। लेकिन हर कोई फ्रांसीसी आज़ादी से खुश नहीं था। शुरुआत में तो कई लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया, ये सोचकर कि वो आज़ादी लेकर आए हैं। पर बहुत जल्द बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरदस्ती भर्ती की कड़वी सच्चाई ने इस जोश को खत्म कर दिया। तो 19वीं सदी की शुरुआत पुराने और नए के बीच एक जबरदस्त टकराव का मैदान बन गई। एक तरफ थे क्रांतिकारी जो राष्ट्र राज्यों के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे सम्राट जो अपनी सत्ता बचाने पर अड़े हुए थे। यह दो सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उदारवादी राष्ट्रवादी चाहते थे कि सरकार लोगों की सहमति से चले, संविधान हो और राष्ट्रीय एकता हो। वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादी राजशाही, जिसे वियना की कांग्रेस में फिर से स्थापित किया गया था, वो परंपरा, ऊंच नीच और कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी। ये रूढ़िवादी सरकारें कितनी दमनकारी थीं, ये इस कैरिकेचर में साफ दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे विचारकों के मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें चुप कराया जा रहा है। ये सेंसरशिप का प्रतीक है। इसी दमन की वजह से क्रांतिकारियों को छिपकर काम करना पड़ा और गुप्त समाज बनाने पड़े। लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ गुप्त बैठकों और राजनीतिक साजिशों में नहीं पनप रहा था, वो कल्चर के जरिए भी फैल रहा था। रोमांटिसिज्म जैसे आंदोलनों ने तर्क से ज्यादा भावनाओं पर जोर दिया। योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे विचारकों का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की असली आत्मा उसके आम लोगों यानी दस फोक की लोक कथाओं, कविताओं और संगीत में बसती है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप एक ज्वालामुखी पर बैठा था। अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां राष्ट्रों के सपनों को आग और खून से हकीकत में बदला गया। 1848 में क्रांतियों की एक लहर ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जर्मनी में उदारवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में एक संविधान के तहत एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनकी ये कोशिश नाकाम रही। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उदारवादियों का सपना टूट चुका था। अब देश बनाने का काम
क्रांतिकारियों के हाथ से निकलकर राजनेताओं और जनरलों के हाथ में चला गया। अब एकीकरण वोटों से नहीं बल्कि लोहे और खून से होना था। और इस नए तरीके का चेहरा थे ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के मुख्यमंत्री। वो जर्मन एकीकरण के आर्किटेक्ट थे। बिस्मार्क का मानना था कि राष्ट्र भाषणों से नहीं बनते बल्कि रक्त और लौह से बनते हैं, यानी जंग और इंडस्ट्री से। ऐसी ही एक कहानी इटली में भी चल रही थी। ये आदर्शवाद, कूटनीति और मिलिट्री एक्शन का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्स था। इसकी शुरुआत मैजिनी के जोशीले सपनों से हुई, फिर कैवूर की चालाक राजनीति से आगे बढ़ी और गैरिबाल्डी के जांबाज कारनामों के साथ पूरी हुई। ये कैरिकेचर इस पल को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। हम देख सकते हैं कि गैरिबाल्डी, जो एक क्रांतिकारी थे, वो राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली नाम का बूट पहनाने में मदद कर रहे हैं। ये पूरे प्रायद्वीप के एक होने का प्रतीक है। और यहां वर्साई के शानदार हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन एकीकरण अपने चरम पर है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराने के बाद 1871 में एक शक्तिशाली नए राष्ट्र जर्मन साम्राज्य का ऐलान किया गया। यूरोप में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया था। तो 19वीं सदी के आखिर तक आते आते यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। दुनिया का नक्शा फिर से बन चुका था। लेकिन एक राष्ट्र बनने का कोई एक ही रास्ता नहीं था। ब्रिटेन का मामला थोड़ा अलग था। वहां कोई अचानक क्रांति नहीं हुई, बल्कि ये एक लंबी, धीमी प्रक्रिया थी जिसे डोमिनेंट इंग्लिश नेशन ने लीड किया। इसमें अक्सर स्कॉटिश और आयरिश कल्चर को दबाया गया, जो राष्ट्र निर्माण के एक ज्यादा शाही मॉडल को दिखाता है। आखिरकार यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। लोगों की वफादारी अब किसी राजा के लिए नहीं बल्कि एक राष्ट्र के लिए थी, एक ऐसी कम्युनिटी के लिए जिनकी भाषा, संस्कृति और इतिहास एक था। राष्ट्रवाद ने लोगों को एक साथ तो लाया और उन्हें अपनी किस्मत का मालिक बनने की ताकत दी, लेकिन इसकी एक स्याह सच्चाई भी है। इसने हम बनाम वो की एक सोच पैदा की, जिससे बंटवारा और टकराव और भी गहरा हो गया। ये 19वीं सदी की वो विरासत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब पहचानें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है?